हेलो एवरीवन। इससे पहले जो है हम लोग केमिस्ट्री के 2 लेक्चर देख चुके हैं, है ना, जिसमें हम लोग आवर्त सारणी के बारे में पढ़े थे। अब जो है आगे जो है हम लोग एक टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है कांच, या इसको बोलते हैं ग्लास। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है जनरली। तो कांच क्या होता है बोलने से, कांच जो है एक सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट का जो है अतिशीतित द्रव है, मतलब सुपर कोल्ड जो है द्रव लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो कांच क्या है, सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट का सुपर कोल्ड जो है द्रव है। अब कांच के निर्माण में ना क्या क्या चीज़ आवश्यक कच्चा पदार्थ लगता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो है Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड, उसके बाद लगेगा कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद सिलिका या क्वार्ट्ज या सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इसमें लगता है। ठीक है, क्या क्या लगेगा कांच के निर्माण में जो कच्चा पदार्थ, एक तो सोडियम ऑक्साइड हो गया, उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके बाद जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इसके निर्माण में कच्चा पदार्थ है। उसके बाद कांच क्या है बोलने से, कांच एक टाइप का समांगी मिश्रण है ना। समांगी मिश्रण जब विलयन है ना, विलयन जो रहता है, विलयन में जब हम लोग ना किसी 2 पदार्थ को घोलते हैं ना, जैसे मान लो वाटर हो गया, जल हो गया और नमक हो गया या शक्कर हो गया, उसको घोलने के बाद जो है दोनों के दोनों अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। मिलने के बाद वो क्या कहलाएगा, वो विलयन कहलाएगा। अब विलयन में जो है एक घटक को दूसरे घटक से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ना, एक घटक को दूसरे घटक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, है ना। जैसे नमक और पानी के घोल को यदि अच्छे से घोलने के बाद, क्या आप दोनों में से अलग अलग बता सकते हैं क्या कि नमक कौन सा है और पानी का पार्ट कौन सा है? नहीं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो कांच भी क्या है बोलने से, एक समांगी मिश्रण है जिसमें सब पार्ट जो है बराबर मिल जाता है, मिलने के बाद एक अलग यूनिट बनता है। तो कांच निर्माण सबसे पहले इजिप्ट के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया। उसके बाद जो है ना कांच क्या होता है बोलने से, क्षारीय धातु के सिलिकेट्स होते हैं। तो बताया था कांच निर्माण में का आवश्यक कच्चा पदार्थ, एक तो सोडियम ऑक्साइड होता है, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड या क्वार्ट्ज का यूज करते हैं। कांच एक टाइप का समांगी मिश्रण है जिसमें विलयन को हम लोग विलयन के घटक को अलग अलग नहीं कर सकते। विषमांगी मिश्रण क्या होगा, जब विलयन के घटक को अलग अलग कर सकेंगे। जैसे मान लो वाटर और उसके बाद रेत है ना, नमक और रेत का जो है मिश्रण है, उसमें आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो नमक का पार्ट, वाटर का पार्ट कौन कौन सा है और रेत का पार्ट कौन सा है बोल के। उसके बाद देखोगे जो कांच का सामान्य सूत्र क्या है बोलने से, कांच का सामान्य सूत्र है ना, एक तो सोडियम डाइऑक्साइड डॉट कैल्शियम ऑक्साइड डॉट 6 सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, Na2O प्लस इंटू उसके बाद CaO इंटू 6 जो है सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन जो है ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, तो कांच का सामान्य सूत्र ही है। ठीक है, उसके बाद कांच के निर्माण जो है ना, कांच के निर्माण का प्रक्रिया याद रखोगे। कांच के निर्माण में जो है सबसे पहले सिलिका, उसके बाद जो है सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इन तीनों का मिश्रण किया जाता है ना, एक तो हो गया सिलिका, उसके बाद जो है सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों का मिश्रण करते हैं। इस मिश्रण में जो है कांच के जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों को जो है इसमें मिलाया जाता है, ताकि जो है मिश्रण जो है अच्छे तरीके से बन पाए। ठीक, फिर इस मिश्रण को क्या करते हैं, इस मिश्रण को जो है इसको मिश्रण को जो है ना लगभग है ना इसको अच्छे से गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करते हैं, हीट देते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसको हीट देने के बाद जो है ना इसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। ठीक है, तो कांच का निर्माण का प्रक्रिया क्या होता है, सबसे पहले जो है सिलिका हो गया, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट हो गया, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इन सब के मिश्रण में से जो है कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाएंगे ताकि जो है मिश्रण अच्छा बन पाए। इसके बाद इसको हीट करेंगे, हीट होने के बाद जो है एक टेम्परेचर में हीट होने के बाद जो है उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे। ठीक है, तो धीरे ठंडा करने पर वो ओरिजिनल अवस्था में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कांच पर जो हम लोग लिखते हैं ना, कुछ भी चीज़ आप देखे होंगे कांच पर जो लिखा रहता है, लिखने के लिए हम लोग कौन सा जो है अम्ल का यूज़ करते हैं बोलने से, HF मतलब होता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, कांच में घुलनशील होता है। ठीक है, तो कांच हो गया, कांच का सूत्र हो गया। देखो मैं क्या बताया, सबसे पहले कांच है, कांच के निर्माण में सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखोगे कांच क्या होता है, क्षारीय धातु के सिलिकेट्स होते हैं, इसका सूत्र भी बता दिया है ना, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और 6 जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अणु जो है इसमें आके मिलते हैं। उसके बाद निर्माण की प्रक्रिया बताया, पहले हीट करेंगे, फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे। फिर कांच में जो लिखते हैं हम लोग, लिखने के लिए जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कांच क्या होता है बोलने से, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, मतलब आसानी से जो है यहाँ पर जो है विद्युत हो गया चाहे ऊष्मा हो गए, वो हीट हो गया, ये आसानी से जो है यहाँ पर फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, चालन नहीं हो पाता है। उसके बाद देखोगे कांच का मुख्य कंपोनेंट क्या होता है बोलने से, कांच में बहुत सारी चीज़ें लगती है लेकिन मुख्य कंपोनेंट जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या क्वार्ट्ज जो है इसका मेन कंपोनेंट होता है। उसके बाद जो अलग अलग टाइप के आप कांच देखे होंगे, है ना, नीला कांच, हरा कांच, ऐसे करके। तो अलग अलग कांच के जो रंग रहते हैं, तो रंगीन कांच का निर्माण करने के लिए अलग अलग धातुओं के ऑक्साइड का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आप हरे रंग का कांच देख रहे हो तो उसके लिए हम लोग क्रोमियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नीले रंग का कांच देखते हो उसके लिए कोबाल्ट, है ना, नीले रंग के लिए किसका, कोबाल्ट ऑक्साइड का। हरे रंग के
लिए क्रोमियम ऑक्साइड का, भूरे रंग के लिए जो है आयरन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। उसके बाद बैगनी कलर के लिए मैग्नीज का। तो देखोगे हरे रंग के लिए क्रोमियम, नीले रंग के लिए कोबाल्ट, ठीक है, हरे के लिए क्रोमियम, नीले के लिए कोबाल्ट, भूरे के लिए जो है आयरन ऑक्साइड और बैगनी के लिए जो है आपका मैग्नीज ऑक्साइड। उसके बाद जो ऑरेंज कलर है, नारंगी कलर है, उसके लिए हम लोग सेलेनियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। उसके बाद लाल रंग के लिए हम लोग कैडमियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। पीले रंग के लिए जो है हम लोग फेरिक ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे कांच के जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। कांच के प्रकार देखोगे, सबसे पहला जो टाइप है जिसको बोलते हैं सोडा ग्लास या मृदु कांच भी बोलते हैं। मृदु कांच या सोडा ग्लास का मतलब होता है सॉफ्ट ग्लास या सॉफ्ट ग्लास बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको विंडो कांच भी बोलते हैं। जनरली इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जो कांच के बर्तन होता है, कांच का बोतल होता है या ट्यूबलाइट बनाने में जो है इसका यूज़ होता है। तो मृदु कांच का यूज़ जो है जनरली विंडो में, बर्तन में, बोतल में और ट्यूबलाइट वगैरह बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद जो है क्राउन ग्लास है ना। क्राउन ग्लास क्या होता है, जो पावर वाले चश्मे होते हैं ना, पावर वाले चश्मे के जो लेंस होते हैं ना, लेंस किससे बनाए जाते हैं बोलने से, वो क्राउन ग्लास से बनाते हैं। तो पावर वाले चश्मे के जो है ना, साधारण चश्मों में उपयोग किया जाने वाला जो लेंस है वो किससे बनता है बोलने से, क्राउन ग्लास से बनता है। उसके बाद क्रूकर ग्लास है ना। क्रूकर ग्लास जनरली क्या होता है, जितने भी जो धूप में जाने वाले चश्मे होते हैं वो जो है ना, उसके जो है ना उसमें जो है ना कौन सा ग्लास यूज होता है बोलने से, क्रूकर ग्लास यूज होता है। तो धूप के चश्मों में उपयोग होने वाला लेंस कौन सा है बोलने से, क्रूकर ग्लास है। और क्रूकर कांच पर क्या करते हैं, सीरियम ऑक्साइड की परत का लेपन करते हैं, सीरियम ऑक्साइड का परत चढ़ाते हैं। तो ये क्या होता है, जो सूर्य से आने वाले जो यूवी रेज है अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या होता है, ये बचाता है, ठीक है। तो कांच के हम लोग टाइप मन देखें, एक तो सोडा ग्लास है, मृदु ग्लास बोले तो ये नॉर्मल ग्लास होता है जो बर्तन, बोतल, ट्यूबलाइट, विंडो वगैरह में यूज होता है। क्राउन ग्लास क्या होता है, जो नॉर्मली चश्मा होता है, पावर वाले चश्मों के जो लेंस वगैरह देखोगे इससे बनते हैं। क्रूकर ग्लास में क्या होता है, जो धूप वाले चश्मे रहेंगे वहां पर सीरियम ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं जो हमारे आंखों को यूवी रेज से बचाता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे फिलेंट है ना। फिलेंट क्या होता है भाई, जो कैमरा है ना, कैमरा मोबाइल का कैमरा हो गया या डीएसएलआर कैमरा हो गया, उसमें जो लेंस रहता है वो लेंस किसका बनता है बोले, फिलेंट ग्लास का। उसके बाद विद्युत बल्ब का निर्माण भी जो है इससे करते हैं। उसके बाद अगला टाइप है पायरेक्स कांच है ना। पायरेक्स ग्लास की जो है ना प्रसार क्षमता सबसे कम होती है तथा इसको क्या करते हैं, तब देखो प्रसार क्षमता कम रहेगी तो पूरा जो है हीट या एनर्जी रहेगा वो यहीं तक सीमित रह जाएगा। इस वजह से जो है जो माइक्रोवेव ओवन रहता है उसमें जो है हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हीट मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद जेना कांच है ना। जेना कांच जो है यह सबसे अच्छा उच्च गुणवत्ता वाला कांच है। इसका यूज़ जनरली जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स रहते हैं, वैज्ञानिक उपकरण रहते हैं, उसको बनाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है फोटोक्रेमिक ग्लास का यूज़ जो है ना टेलीस्कोप के लेंस बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फोटोक्रोमेटिक जो है ना ग्लास, इसका यूज़ किसके लिए करते हैं बोलने से, टेलीस्कोप के लेंस बनाने में होता है, ठीक है। तो कांच है, कांच का निर्माण कैसे होता है, कांच के लिए आवश्यक क्या क्या पदार्थ है, कांच के कितने कितने टाइप है और इसका यूज़ वगैरह क्या क्या हमें होता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है। वो आराम से चीज़ें देखना है रिवाइज करते हुए, ताकि चीज़ें जो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं वो चीज़ें हमको ध्यान भी रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है कार्बन और उसके कंपाउंड्स और उसके यौगिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन क्या होता है भाई, कार्बन एक अधातु है और आवर्त सारणी में बताया था मैं जो 13 से लेके 18 तक ये कौन सा ब्लॉक में अंतर्गत आएगा, पी ब्लॉक के अंतर्गत आएगा ना। 4 ब्लॉक थे, देखे थे SPDF है ना, SPDF ऐसे करके देखे रहे ना, ऐसे करके। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे वाला जो है एंथ्रासाइड लेंथेनाइड, ये जो है हमारा एफ ब्लॉक आया। तो कार्बन क्या है, पहली बात अधातु है। ये कौन से वर्ग में आता है, मैं बताया था टोटल कितने वर्ग है, 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। इसमें 18 वर्ग में 14वें वर्ग के अंतर्गत जो है कार्बन आता है और जनरली इसका पहला जो एलिमेंट रहेगा उसी के नाम पे परिवार का नाम रहता है। तो कार्बन आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का तत्व है जिसे कार्बन परिवार के नाम से जाना जाता है। कार्बन का सिंबल देखोगे, मैं बताया था नीचे में परमाणु क्रमांक रहता है, ऊपर में क्या रहता है, परमाणु भार रहता है। तो परमाणु क्रमांक इसका 6 रहेगा और परमाणु भार कितना रहेगा, 12 रहेगा, ठीक। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है बोले से अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो 1s 2s2 और 2p है ना। देखो s में आएगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 2 4 और उसके बाद जो है 4 और इसमें देखोगे कितना आएगा, 2 हो गया, 4 हो गया और बाकी जो है इसमें आएगा, ठीक है। तो
एसपीडीएफ करके पढ़ते हैं। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो कार्बन के जो है ना आउटर कक्षक में ना, मतलब बाहरी कक्षक में जो है, बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बोलने से 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं संयोजी कक्ष में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, संयोजी, है ना। मैं बताऊंगा आगे संयोजी और संयोजकता क्या है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है बोलने से, कार्बन की संयोजकता 4 है, मतलब आउटर लेयर में जो है, आउटर लेयर में कितने कार्बन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं बोलने से 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित रहते हैं, इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बोलने से 4, ठीक है। तो कार्बन की वही चीज बताया, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ यह 4 बंध बना सकता है, और यह बंध 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन से बंध ये बनाता है भाई, जनरली देखो बंध के टाइप बता रहा हूं, 2 टाइप है, एक तो सहसंयोजी बंध और दूसरा है सिग्मा बंध, है ना। सहसंयोजी बंध में क्या होगा, सहसंयोजी मतलब दोनों के साथ साझेदारी निभाएगा। तो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है आपस में साझेदारी, मतलब कैसे होता है, जैसे देखो ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट दोनों के लिए कॉमन रहेगा, ये इसके लिए भी यूज होगा, ये इसके लिए भी यूज होगा, जनरली सहसंयोजी बंध यही है। तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी से बनने वाला बंध क्या कहलाएगा, सहसंयोजी बंध कहलाएगा। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ये होगा कि जो इसमें परमाणु के कक्षक जो है ना एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं, मतलब एक दूसरे के सिर से जुड़ते हैं। जैसे इधर है तो इधर कार्बन मान लो इधर किससे जुड़ रहा है, तो ऊपर में भी इससे इधर जुड़ेगा, ठीक है, ऐसा टाइप का एक बोल सकते हैं, ठीक। तो बंध जो है देखोगे तो कार्बन के जो आउटर लेयर रहेंगे, आउटर लेयर में 4 आउटर लेयर में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है दूसरे तत्वों के साथ ये परमाणु जो है 4 प्रकार के बंध बना सकता है। और ये बंध भी जो है ना 2 टाइप के होते हैं, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध और दूसरा है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सहसंयोजी बंध में क्या होगा, आपस में इन लोग पार्टनरशिप कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन के आपस में साझेदारी से बनने वाला बंध है। और जो है सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, इसमें परमाणु कक्षक एक दूसरे के सिरों से जुड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे कार्बन जो है, कार्बन के बारे में ध्यान रखोगे, अगला पॉइंट, कार्बन जो है 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है, ठीक है। इसीलिए जो है ना 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है, इसीलिए जो है इसकी संरचना कैसी होती है बोलने से चतुष्फली होती है। जैसे मान लो देखो एक कार्बन जो है ना, कार्बन की संयोजकता हम लोग पढ़े थे कितना है बोलने से, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मतलब एक कार्बन जो है 4 परमाणु से मिलके बन सकता है, ठीक है, 4 एलिमेंट से। तो देखोगे एक देखो इधर, एक देखो इधर, एक देखो इधर, एक देखो इधर, ठीक। तो 4 तरफ से जुड़ गया, तो इसका संयोजकता, इसका वैलेंसी जो है हमारा पूरा हो गया। इसीलिए देखोगे इसी से जो है आपका फॉर्मूला भी बनता है ना, फॉर्मूला देखो ये कार्बन है, कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसी से एक फॉर्मूला बना CH4। CH4 किसको बोलते हैं बोलने से, मीथेन बोलते हैं ना, जिसमें गोबर गैस वगैरह में पाया जाता है। तो देखोगे कार्बन जो है 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है, इसलिए इसकी संरचना कैसी होती है बोलने से चतुष्फली, है ना, टेट्राहेड्रल जो है इसकी संरचना होती है। और आवर्त सारणी में याद रखोगे, आवर्त सारणी में जो है ना सबसे ज्यादा लंबी जो संकलित होने का गुण है ना कार्बन के पास ही है, ठीक है। कार्बन के बाद याद रखोगे सबसे ज्यादा लंबी श्रृंखला ना कार्बन के बाद जो है सिलिकॉन का है, ठीक है, किसका है बोलने से सिलिकॉन का है, ठीक है। तो इसकी याद रखोगे आवर्त सारणी में कार्बन के पास जो है सबसे अधिक संकलित होने का गुण पाया जाता है। एक कार्बन जो है बाकी 4 पार्ट से और जो है इन लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। कार्बन के बाद सबसे लंबी श्रृंखला, अधिक श्रृंखला होने का गुण किसके पास है बोलने से सिलिकॉन के, ठीक है। तो कार्बन की उपस्थिति देखोगे, कार्बन की उपस्थिति जो है मुक्त अवस्था में ना, मुक्त अवस्था में इसी को क्या बोलते हैं, अप्रूप अप्रूप बोलते हैं ना, एलोट्रॉप बोलते हैं। मैं आपको बताया कार्बन के 4 अप्रूप है, कौन क्या क्या था बोलने से, एक तो था हीरा, उसके बाद था ग्रेफाइट, उसके बाद था फुलरिन, उसके बाद था ग्रेफिन। तो कार्बन के अप्रूप है। अप्रूप में क्या होगा, जिसके रासायनिक गुण तो समान रहेंगे लेकिन भौतिक गुण जो है अलग अलग रहेगा। उसके बाद संयुक्त अवस्था में क्या होगा, संयुक्त अवस्था में क्या होगा, कार्बन जो है अन्य परमाणु से जो है जाके मिलेगा, है ना। तो देखो कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से जाके मिला, कार्बन देखो इसी को बोले मीथेन। कार्बन जो है ऑक्सीजन जाके मिला तो इसको बोले कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोले कार्बन डाइऑक्साइड। C2H5 इसी को क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। तो ये मुक्त अवस्था में क्या होगा, जिसके मुक्त अवस्था मतलब मुक्त अवस्था के अंतर्गत देखोगे इसके अपरूप मन क्या क्या है बोलने से, जिसके रासायनिक गुण तो समान रहेंगे लेकिन जो है भौतिक गुण अलग रहेगा, ठीक है। संयुक्त अवस्था में क्या रहेगा, संयुक्त अवस्था में कार्बन जो है अन्य जो एलिमेंट्स जाके मिलेगा, ठीक है। तो मुक्त अवस्था में देखेंगे, मुक्त अवस्था के कार्बन के कितने अपरूप है बोलने से 4, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया, ग्रेफिन हो गया। सबसे पहले देखोगे हीरा, है ना। तो हीरा देखोगे, हीरा क्या है, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। हीरा क्या है, अधातु भी है, ठीक है, अधातु भी है। तो हीरा याद रखोगे कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, ठीक है। हीरा जो है प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ, देखो 2-3 पॉइंट यही से याद रखना है। हीरा पहली बात अधातु है, दूसरा हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है ना, कार्बन के सबसे शुद्धतम रूप है। दूसरा हीरा जो है प्राकृतिक रूप से जो है सबसे कठोर पदार्थ है। यहीं पर चीजें कृत्रिम रूप से भी पूछेगा और यहीं पर चीजें आपका प्राकृतिक रूप से पूछेगा। तो प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है बोलने से हीरा है,
ठीक है, प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है बोलने से हीरा है। उसके बाद सबसे शुद्धतम बोलेगा तो हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप में। उसके बाद हीरे में जो है प्रत्येक कार्बन सहसंयोजी प्रकार से अन्य 4 कार्बन से जुड़े रहते हैं। एक कार्बन जो है अन्य 4 कार्बन से जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो वही चीज बताया, प्रत्येक कार्बन सहसंयोजी प्रकार से अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए जो है इसके देखो एक कार्बन जो है अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ है इसके वैलेंसी को पूर्ण करने के लिए। इसीलिए इसकी संरचना कैसी होती है बोलने से चतुर्फलीय संरचना। मैं बताया श्रृंखलित होने का गुण सबसे ज्यादा किसके पास है, कार्बन के पास है। उसके बाद किसके पास है बोलने से सिलिकॉन के पास है, ठीक है। तो चतुर्फलीय संरचना होने के कारण जो है ना इसका वैलेंसी तो पूर्ण हो गया, इसलिए जो है ना इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एकदम इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं ना, इसमें शून्य इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त होते हैं। मतलब जनरली जो है ना इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 0 होती है, ठीक है, शून्य मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हीरे में जो है ना किस प्रकार का संकरण पाया जाएगा बोलने से sp3 प्रकार का संकरण पाया जाएगा। हीरा क्या है भाई, हीरे जो है देखो यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन जो है एक भी इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त नहीं है ना, एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। इसी वजह से जो है ना यहाँ पर विद्युत का जनरली आसानी से फ्लो या आसानी से चालन नहीं हो पाता है। इसलिए देखो यहीं पर चीज पूछेगा तो जो कार्बन है, कार्बन की संरचना कैसी होती है बोलने से चतुष्फलीय। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी मुक्त नहीं होते क्योंकि इसका लेयर जो है पूरा हो चुका है। और उसके बाद जो है यहाँ पर विद्युत का कुचालक होता है। कारण क्या है, इसमें कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। कार्बन देखोगे एक कार्बन जो है अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। उसके बाद देखोगे इनके बीच का एंगल याद रखोगे, एंगल कितना होता है बोलने से 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यह ब्रह्मांड का जो है ना सबसे मजबूत जो है कोण है, ठीक है, ब्रह्मांड का सबसे मजबूत कोण है। इसके बाद ग्रेफाइट बताऊंगा, उसका 1 पॉइंट कम रहेगा। उसके बाद हीरे का जो घनत्व कितना होता है बोलने से, हीरे का घनत्व होता है 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। हीरे का घनत्व कितना होता है बोलने से 3.5 सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसके बाद हीरे का गलनांक देखोगे, गलनांक मतलब जिस जगह में मेल्ट होना स्टार्ट होगा, तो इस हीरे का जो गलनांक बिंदु कितना है बोलने से 4726 डिग्री है ना, 4726 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका गलनांक बिंदु है। उसके बाद हीरे का यूज कहाँ कहाँ करते हैं बोलने से, नीले अथवा पारदर्शी हीरे का यूज जनरली हम लोग आभूषण के लिए करते हैं, और काले हीरे का यूज जनरली जो है ना पत्थर वगैरह काटने, चट्टानों वगैरह के पत्थर वगैरह काटने वगैरह में करते हैं, ठीक है। काले हीरे को क्या बोलते हैं, काले हीरे को कार्बोनेट भी कहा जाता है। उसके बाद जो देखोगे कार्बन के अगला अपरूप है जिसका नाम है ग्रेफाइट, ठीक है। 4 बताया था, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन और ग्रेफिन, याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपरूप है ना, वही जिसके रासायनिक गुण समान होंगे, भौतिक गुण अलग रहेगा। संयुक्त अवस्था में क्या रहेगा, कार्बन जो है अन्य जो है एलिमेंट्स जाके मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे अगला जो है हमारा ग्रेफाइट है ना। ग्रेफाइट जो है प्राकृतिक रूप से सबसे मुलायम पदार्थ है। कार्बन के बारे हीरे के बारे में क्या देखें, प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है, और ग्रेफाइट जो है प्राकृतिक रूप से सबसे मुलायम पदार्थ है, ठीक है। ग्रेफाइट में क्या होता है, देखो वहां पर एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़े रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन सहसंयोजी प्रकार से अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। देखो हीरा और ग्रेफाइट में डिफरेंस है, तो वहाँ एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा रहेगा, इसमें जो एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। अब इसमें क्या होगा, देखो एक जो है इसका जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त है ना, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त है, इसी वजह से जो है ना यहाँ पर विद्युत का फ्लो जो है आसानी से हो जाता है। देखो इसीलिए बोलते हैं ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। कारण क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी संरचना जो है रेखीय होगी ना। उसका कैसा था बोलने से चतुष्फलीय था, इसकी संरचना कैसी होगी, रेखीय होगी। उसमें हम लोग 109 डिग्री देखे थे, 109 डिग्री ब्रह्मांड का सबसे मजबूत एंगल है। कितना था बोलने से 109 डिग्री 28 मिनट था। इसके बीच जो है ना, इसके बीच एंगल कितना पाया जाएगा बोलने से, इसमें 120 डिग्री का एंगल पाया जाएगा। इसकी संरचना कैसी रहेगी बोलने से, 120 संरचना जो है रेखीय संरचना रहेगी। उसकी कैसे रहेगी बोलने से चतुष्फलीय, ठीक है। इस हीरे में क्या जो विद्युत का फ्लो आसानी से हो पाएगा, चालन हो पाएगा बोलने से नहीं, वो विद्युत का कुचालक है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त पाया जाता है, ठीक है। उसमें sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है, इसमें sp2 प्रकार का संकरण पाया जाएगा। हीरे का घनत्व कितना था बोलने से 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब था। ग्रेफाइट का कितना रहेगा 2.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। उसके बाद ग्रेफाइट का गलनांक बिंदु कितना था बोलने से, कितना है 3527 डिग्री सेंटीग्रेड, 3527 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ग्रेफाइट का गलनांक बिंदु, ठीक। ग्रेफाइट का यूज कहाँ कहाँ करेंगे भाई, ग्रेफाइट का यूज एक तो पेंसिल में बनाने में, दूसरा इसका उपयोग जो है ना परमाणु रिएक्टर होता है, तो परमाणु रिएक्टर के जो है ना छड़ है ना, छड़ या नियंत्रक छड़ रहेंगे, नियंत्रक या मंदक छड़ों के निर्माण में होता है। तो जनरली इसका उपयोग जो है परमाणु संयंत्र में नियंत्रक या मंदक छड़ों के रूप में होता है, पेंसिल बनाने में, और दूसरा इसका उपयोग जो है परमाणु संयंत्र में नियंत्रक या मंदक के रूप में होता है, ठीक है।
उसके बाद देखोगे ग्रेफाइट हमें ना चिकना क्यों महसूस होता है। देखो क्या होता है, ग्रेफाइट की जो संरचना रहती है ना, बहुत सारे लेयर रहते हैं, बहुत सारे लेयर रहते हैं, और इस लेयर के बीच जो है ना कमजोर जो है ना वंडरवॉल बल लगता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट की संरचना जो है ना बहुपरती रहती है, बहुत सारे लेयर रहते हैं, और इनमें जो है ना, इसमें जो है ना वंडरवॉल, कमजोर वंडरवॉल बल लगता है, मतलब फोर्स जो है सबसे कमजोर फोर्स लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, एक परत है ना दूसरे के ऊपर जो है चढ़ जाती है, ऊपर के ऊपर एक परत दूसरे के ऊपर खिसक जाती है, इसी वजह से जो है हमें चिकना या मुलायम जो है महसूस होता है। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिफिशियली ग्रेफाइट रहता है ना, कृत्रिम रूप से ना, जो नेचुरल रूप से नहीं, आर्टिफिशियली जो ग्रेफाइट रहेगा वो जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक याद रखना, बुझा हुआ चूना जिसे कोक बोलते हैं, है ना, बुझा कोयला, है ना, बुझा कोयला, और उसके बाद जो है सिलिका ऑक्साइड, है ना, सिलिका ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिका ऑक्साइड बोल लो, तो बुझा कोयला और उसके बाद सिलिका ऑक्साइड, इन दोनों को जो है 3500 डिग्री टेम्परेचर में जो है गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद इसको ठंडा करने पर जो है हमको आर्टिफिशियली ग्रेफाइट जो है प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद जो है कार्बन का अगला अपरूप है जिसका नाम है फुलरेन। ठीक है, तो फुलरेन का दूसरा नाम क्या है बोलने से बकमिनिस्टर फुलरेंस, है ना, जिसे कार्बन 60 के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा इसका और नाम क्या है बोलने से बकी बॉल फुलरेन। ठीक है, बकी बॉल से दिखा, मतलब बॉल मतलब फुटबॉल के आकार का जो है इसका संरचना रहता है। सबसे पहले उसका हीरे का देखे चतुष्फली, उसके बाद ग्रेफाइट का देखे रेखी, और इसका कैसा रहता है बोलने से फुटबॉल के आकार का रहता है। इसका यूज़ जनरली नैनो ट्यूब्स बनाने में, माइक्रोचिप्स बनाने में, और मानव शरीर में ड्रग की डिलीवरी वगैरह करने में इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला जो है अपरूप है जिसका नाम है ग्रेफिन, है ना। ग्रेफिन के खोजकर्ता कौन थे बोलने से गिल साहब थे। ये जो है कार्बन का सबसे कृत्रिम, सबसे कठोर उपरूप है। देखो जो है ना, हम लोग प्राकृतिक रूप से जो है सबसे कठोर रूप अपरूप कौन सा देखे थे, हम लोग देखे थे हीरा देखे थे, प्राकृतिक रूप से ना, प्राकृतिक। ये कैसा है बोलने से कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली रूप से बनाया गया ना, तो कार्बन का सबसे कृत्रिम रूप से सबसे कठोर अपरूप है। यह विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा ना, मतलब विद्युत का चालन करने देगा, आसानी से फ्लो हो जाएगा। इसका यूज जनरली किस में करते हैं, रॉकेट के जो जैकेट रहते हैं तथा बुलेट प्रूफ जैकेट रहते हैं उसको बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखोगे बोरॉन नाइट्राइड, है ना, बोरॉन नाइट्राइड बिना कार्बन की उपस्थिति वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, बोरॉन नाइट्राइड जो है उसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होने के बावजूद वो सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। जनरली इसका यूज किसके लिए करते हैं, सीमेंट बनाने वगैरह में करते हैं। ठीक, उसके बाद देखोगे कार्बन की जो है ना, कार्बन की संयुक्त अवस्था, मतलब एक कार्बन जो है, एक कार्बन रहेगा जहाँ पर उसको बोलेंगे मेथ, दो कार्बन रहेगा उसको क्या बोलेंगे एथ, है ना। देखो मेथ से बताया था, मेथ से बनता है क्या है ना, देखो एल्काइन ग्रुप रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, है ना, एक कार्बन डबल, है ना, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला, वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, एक कार्बन रहेगा, एक कार्बन, देखो एक कार्बन है, एक कार्बन की वैलेंसी कितना होता है बोलने से 4 होता है, मतलब इसके संयोग से 4, जो 4 अन्य चीज़ों से मिलकर जुड़ेगा, तो देखो 1 2 3 4। ठीक, देखो एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है बोलने से 4 हाइड्रोजन है, तो इसी से क्या बना मेथ, है ना, मेथ मतलब, और दूसरा क्या बना एन, तो इसी से आपका सूत्र बना क्या है मेथेन का फॉर्मूला है CH4 होता है। तो एक कार्बन है ना, वैसे 2 कार्बन रहेंगे तो 2 कार्बन रहेगा एथ, फिर 3 कार्बन रहेगा प्रॉप, 4 कार्बन रहेगा ब्यूट, है ना, फिर 5 कार्बन रहेगा पेंटा, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्सा, 7 कार्बन रहेगा तो हेप्टा, 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्टा, फिर 9 रहेगा नॉन, 10 रहेगा तो डेक। ठीक, उसके बाद देखेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक। हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसके निर्माण में केवल जो है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनाता है। हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन होगा और दूसरा जो है कार्बन होगा। तो हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जिसके निर्माण में केवल कार्बन और हाइड्रोजन जो है होता है, या कार्बन या हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले देखोगे हाइड्रोकार्बन यौगिक में सबसे पहले हमारा मीथेन, तो एक कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, तो CH4 इसी का फॉर्मूला है, इसी को क्या बोलते हैं मीथेन, है ना। मीथेन के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले ये मंगल ग्रह में पाया जाने वाला गैस है। ठीक है, इसी को मार्स गैस भी बोलते हैं। कहाँ पर मिलता है बोलने से मंगल ग्रह में पाया जाता है। यह गोबर गैस में भी पाया जाता है। ठीक है, जो गोबर गैस रहता है उस गोबर गैस में याद रखोगे, एक तो आपको सबसे पहले मिलेगा मीथेन, उसके बाद दूसरा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मिलेगा नाइट्रोजन मिलेगा, और दूसरा जो है हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, तो याद रखोगे सबसे पहले गोबर गैस में जो है मीथेन लगभग 55% होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 35% होता है, और उसके बाद नाइट्रोजन कितना रहेगा बोलने से, नाइट्रोजन रहेगा हमारा लगभग 7.5%, और हाइड्रोजन रहेगा लगभग 2.5%। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछता भी है। ठीक है, तो मीथेन के बारे में सबसे पहले ये मार्स गैस है, दूसरा मंगल ग्रह में पाया जाता है, यह गोबर गैस में भी उपस्थित होता है। गोबर गैस में इसकी मात्रा कितनी होती है,
लगभग 55% के आसपास होता है, ठीक है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस रहता है, फिर हाइड्रोजन गैस रहता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे गोबर गैस क्या है, एक धुआं रहित गैस है, ठीक है, धुआं रहित है, जनरली इसमें धुआं नहीं निकलता। उसके बाद जो ताज़ा गोबर रहेगा, है ना, जो ताज़ा गोबर में लगभग कितना परसेंट रहता है बोले से 75% तक मीथेन जो है पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भोपाल गैस कांड हुआ था, इस कांड का जो है ना, भोपाल गैस कांड का जो है ना मुख्य कारण क्या था बोलने से, मुख्य कारण जो है मिथाइल आइसोनाइड जो है ना गैस का लीक होना, ठीक है। 1984 में हुआ था भोपाल में, है ना, भोपाल गैस कांड इससे पूछता है ना, भोपाल गैस कांड में जो है 1984 में हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था बोलने से MIC, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीक होना था, ठीक है। उसके बाद मैगी में देखोगे, मैगी में जो जहरीले पदार्थ जो रहता है कौन सा रहता है बोलने से, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो रहता है, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेड या टोस्ट में देखोगे, ब्रेड या टोस्ट में जो है उपस्थित जहरीले पदार्थ क्या रहता है बोलने से, पोटेशियम ब्रोमेट रहता है जो कैंसर का कारण बनता है। उसके बाद CNG, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। तो CNG ऑटो से जो है लगभग कितना परसेंट मीथेन रिलीज होता है बोलने से, लगभग 95% मीथेन रिलीज होता है। उसके बाद है LPG, है ना, LPG गैस जानते हैं जिसका नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। ये किन किन चीज़ों का मिक्सचर रहता है, व्यापम के एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये याद रखोगे, ये मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, है ना, इसमें जो है मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है इसके मेन कंपोनेंट है, और ब्यूटेन जो है इसका मुख्य घटक है, ठीक है, ब्यूटेन, ठीक। तो याद रखोगे LPG गैस का जो है ना मिश्रण मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। मीथेन क्या है, एक गंध रहित गैस है। फिर LPG जो गैस रहता है उसमें जो है ना गंध का जो मतलब सेंट आता होगा ना गैस का, वो कारण क्या है बोलने से, गंध का मुख्य कारण है इथाइल मरकप्टेन या थाइनोएथाल, ठीक है। तो जो है ना ये गैस है ना, ठीक है, LPG गैस का जो गंध आता है, जो सेंट आता है, उसका मुख्य कारण क्या रहता है बोलने से, इथाइल मरकप्टेन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग मीथेन के बारे में देख रहे थे इतनी चीज़ें, मीथेन के बारे में कि मार्स गैस बोलते हैं, मंगल ग्रह में पाया जाता है ना, गोबर गैस में लगभग 55% रहता है, वही चीज़ ताजे गोबर में लगभग 75% रहेगा। भोपाल गैस कांड देखे, फिर मैगी में उपस्थित पदार्थ, जहरीले पदार्थ देखे, ब्रेड में देखे। उसके बाद CNG ऑटो से लगभग 95% निकलता है। उसके बाद LPG गैस का मिश्रण देखोगे तो LPG गैस जो है मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण रहता है, और जनरली ब्यूटेन जो इसका मेन कंपोनेंट रहता है। उसके बाद LPG गैस का जो है ना गंध का मुख्य कारण क्या है बोलने से, इथाइल मरकप्टेन है, ठीक है। मीथेन को जो है ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं ना, ग्रीन हाउस गैसेस में भी जो इसका मेन योगदान है बोल सकते हैं। उसके बाद देखोगे मीथेन का उपयोग जो है कोयला खदानों में विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। अगला जो है हमारा हाइड्रोकार्बन देखोगे C2H4, है ना, C2H4 को क्या बोलते हैं, इसको इथिन बोलते हैं या इथाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। इथाइलिन या इथिन क्या होता है बोलने से, इथाइलिन या इथिन जो है एक पादप हार्मोन है ना, पादप हार्मोन है। जो फल रहते हैं ना, जितने भी पेड़ के जो फल रहेंगे उनको नेचुरल रूप से ना, प्राकृतिक रूप से पकने में जो है सहायक करता है, ठीक है। इथिन या इथाइलिन याद रखोगे, एक पादप हार्मोन है जो है ना फल जो रहते हैं, फल को जो है प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से जो है पकने में सहायक करता है, ठीक है। उसके बाद ये एकमात्र ऐसा जो है पादप हार्मोन है जो किस अवस्था में पाया जाता है बोलने से, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। उसके अलावा इथिन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं बोलने से, पॉलीथीन बनाने में करते हैं। इथिन जो है कोल गैस या पेट्रोल गैस में भी पाया जाता है। तो इथिन का देखोगे इथिन या इथाइलिन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, C2H4 है। ये पादप हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से फलों को पकने में सहायता करता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका यूज़ जो है पॉलीथीन बनाने में, ये जो है कोल गैस और पेट्रोल गैस में भी पाया जाता है। उसके बाद है C2H2, है ना, C2H2 इसको बोलते हैं एसिटिलॉन बोलते हैं, ठीक है। एसिटिलॉन क्या है, एक वेल्डिंग गैस है, ठीक है, वेल्डिंग गैस है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का एसिटिलाइन याद रखोगे, एक वेल्डिंग गैस है जो ऑक्सीजन के साथ मिला के जो है इसका यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, देखो हम लोग जो है इथिन, है ना, इथिन जो है प्राकृतिक रूप से फलों को पकने में सहायता करता है। वो एसिटिलॉन याद रखोगे कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली रूप से, जो अभी देखोगे छोटे छोटे फल रहते हैं, वो फल जो है 2-4 दिन में पक के आपको रेडी हो जाते हैं। कारण क्या रहता है, ये एसिटिलॉन, है ना। तो एसिटिलॉन क्या करता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकने में सहायक करता है, तथा उसे कार्बाइड के साथ मिलाकर जो है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखोगे ऑक्टेन, है ना। ऑक्टेन क्या होता है भाई, ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18, है ना, कार्बन के 8 जो है परमाणु, और है ना, और उसके बाद हाइड्रोजन के 18, ठीक है। तो इसमें याद रखोगे ये पेट्रोल का जो है ना मुख्य कंपोनेंट है। तो पेट्रोल की जांच भी कैसे करते हैं बोलने से, ऑक्टेन नंबर, है ना, कितना ऑक्टेन नंबर है उससे जो है पेट्रोल की गुणवत्ता की जाँच करते हैं। उसके बाद देखोगे इससे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन देखें जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन था। उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन वाले यौगिक देखेंगे, ठीक है। जो देखो इससे पहले हाइड्रोकार्बन देखे थे जिसमें हाइड्रोजन था और कार्बन था। उसके बाद अब जो है कार्बन और ऑक्सीजन वाले यौगिक देखेंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन वाले यौगिक में सबसे पहला जो है हमारा है CO2, है ना, CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या, ये प्रदूषण रहित है ना, प्रदूषण रहित है ना, जो प्रदूषण न करने वाला गैस है। दूसरा ये ग्रीन हाउस गैस का जो है मुख्य कंपोनेंट है ना, ग्रीन हाउस गैस भी है। उसके बाद
इसको क्या बोलते हैं, सोडा वाटर गैस। जो जनरली सोडा वगैरह रहता है, जो झाग वगैरह तुरंत आता है ना बोतल खोलते सर, कारण क्या रहता है उसमें CO2 का, ठीक है। इसको सोडा वाटर गैस बोले, है ना, ग्रीन हाउस गैस बोले, प्रदूषण रहित गैस बोले। उसके बाद जो हम लोग श्वसन करते हैं ना, श्वसन, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं और ऑक्सीजन का त्याग करते हैं, तो श्वसन प्रक्रिया में भाग लेने वाला गैस है। उसके बाद जो पौधे जो है प्राकृतिक संश्लेषण के, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही जो है अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में जो है ना हिस्सा लेता है, ठीक है। उसके बाद ये गोबर गैस में भी होता है, कितना होता है बोलने से लगभग 35% हम लोग देखे थे। मीथेन लगभग 55% रहता है ना। नाइट्रोजन जो है आपका लगभग 7.5% और हाइड्रोजन गैस जो है लगभग 2.5% के आसपास रहता है, ठीक है। गोबर गैस में भी उपस्थित होता है। जो ठोस CO2 होता है ना, ठोस CO2, है ना, इसको शुष्क वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है प्रशीतक मतलब कूलेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। और शुष्क वर्ग का तापमान कितना होता है बोलने से लगभग 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो ठोस CO2 इसको शुष्क वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग जो है ना शीतलक के रूप में, ठंडा करने के रूप में इसको यूज करते हैं। और शुष्क वर्ग का तापमान कितना होता है बोलने से -78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद CO2 का यूज जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जनरली हम लोग आग बुझाने के यंत्रों में करते हैं, ठीक है। आग बुझाने वाले यंत्रों में किसका यूज करते हैं बोलने से कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, है ना। अभी हम लोग कार्बन और कार्बन देखो, हम लोग जो है ना अभी कार्बन और ऑक्सीजन वाले यौगिक देख रहे हैं, इससे पहले कार्बन और हाइड्रोजन वाले देखे थे, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा गैस है ना, अगला जो हमारा वो है कंपाउंड है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको दम घोटू गैस भी बोलते हैं या साइलेंट किलर भी बोलते हैं। यह जहरीली गैस है, ठीक है। और ये मानव में जो है, मानव के शरीर में जो है ना, मानव के शरीर में रक्त रहता है, रक्त में सबसे ज़्यादा घुलने वाली गैस है। उसके बाद देखेंगे कार्बन जो है मोनोऑक्साइड, जिसको CO बोलते हैं, तो इसको दम घोटू गैस या साइलेंट किलर या जहरीली गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये मानव के खून में जो है सबसे ज़्यादा घुलने वाली गैस है। इसलिए जनरली जो है रात को जो जब सोते हैं तो रूम बंद करके अंगीठी वगैरह जलाने के लिए नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो है क्लोरोफॉर्म, है ना। क्लोरोफॉर्म का यूज़ जो है एनेस्थेसिया के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन या भूरे रंग की बोतलों में जो है कपड़े से लपेट कर रखा जाता है, क्योंकि ये जो है सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ना जहरीली गैस फॉस्जिन का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या है बोलने से CHCl3, ठीक। उसका यूज़ दूसरा, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, एनेस्थेसिया में करते हैं, निश्चेतक के रूप में करते हैं। उसके बाद इसको जो है रंगीन या भूरे रंग के कपड़ों में, बोतलों में जो है ना ढक के इसको कपड़े से लपेट कर रखा जाता है। कारण क्या है, ये जो है सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है जहरीली गैस फॉस्जिन का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो है इसका जो हाफ जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है सनलाइट की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में है ना फॉस्जिन COCl2 है ना, इसका निर्माण कर लेते हैं। और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जहरीले गैस फॉस्जिन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखोगे बेहोशी के जो इंजेक्शन रहता है उसमें ईथर, प्रोपेफॉल और नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद अगला है CH3OH, इसको बोलते हैं मेथनॉल बोलते हैं, ठीक है। मेथनॉल या इसी को मेथिल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसी को कच्ची शराब, है ना, जो घरों वगैरह में बनाते हैं, है ना, घरों वगैरह में कच्ची शराब या मेथिल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसी को वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कैसा है बोलने से जहरीला एल्कोहल, ठीक है। वुड स्पिरिट, इसी को जहरीला एल्कोहल, इसी को कच्ची शराब, इसी को मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या रहता है मेथनॉल का, CH3OH, ठीक। उसके बाद देखोगे मिथेनॉल के बाद है अगला है एथेनॉल, है ना। एथेनॉल जिसका फॉर्मूला क्या है, इसको फॉर्मूला याद रखोगे C2H5OH, ठीक। इसे इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है पीने योग्य अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पीने योग्य अल्कोहल है, इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखोगे ये बनता कैसे बोलने से, जो शर्करा रहता है या ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज को जो है ना जाइमिन एंजाइम, है ना, एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करता है जिसका नाम है जाइमिन। जाइमिन एंजाइम की सहायता से जो है फर्मेंटेज किया जाता है, ठीक है। किण्वन अभिक्रिया करने के बाद जो है ये एथेनॉल के रूप में चेंज होता है, ठीक है। ग्लूकोज या शर्करा जो है जो जाइमिन एंजाइम की सहायता से फर्मेंटेट होता है और ये एथेनॉल के रूप में चेंज होता है। उसके बाद देखोगे एल्कोहल का विकृतीकरण, है ना, डी न्यूट्रलाइजेशन कैसे करते हैं, एथेनॉल में जो है मेथनॉल मिला के, एथेनॉल में जो है मेथनॉल मिलता है तो ये क्या बनता है, जहरीला एल्कोहल मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल क्या होता है, जिसमें जो है ना पेट्रोल, जो है ना पेट्रोल कितना रहेगा, लगभग 80 से 90%, है ना, 80 से लगभग 80 से 90, कहीं कहीं 90 बताता है, कहीं कहीं 80 बताता है। तो पावर एल्कोहल में पेट्रोल की मात्रा लगभग 80% होती है और एथेनॉल जो है लगभग 10% होता है, ठीक है। 80 से 90 याद रखोगे, ठीक है। यदि 80 रहेगा तो मेथनॉल लगभग 20% रहेगा और 90 रहेगा तो कितना रहेगा, एथेनॉल जो है 10% रहेगा। तो पावर एल्कोहल में मोटा मोटा याद रख सकते हो 90% और एथेनॉल कितना रहता है, 10%। उसके बाद स्पिरिट ऑफ वाइन किसको बोलते हैं बोलने से, एथेनॉल को बोलते हैं।
उसके बाद देखोगे जो ग्लिसरॉल है ना, ग्लिसरॉल का यूज़ जो है ना मूवी वगैरह हम देखोगे, ग्लिसरॉल जो है इसका यूज़ कई के लिए करते हैं बोलने से आर्टिफिशियली जो आंसू रहता है कृत्रिम आंसू में लाने में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो टीएनजी मतलब ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल का यूज़ जो है डायनेमाइट या आरडीएक्स या T4 बनाने में, एक्सप्लोजिव है ना, ये सब एक्सप्लोजिव है, इसको बनाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है फॉर्मेलिन विलियन क्या होता है ना, देखो फॉर्मेलिन विलियन जितने भी जो है ना मरे हुए शरीर रहते हैं ना, उसको यदि लंबे समय तक संरक्षित करना है किसी भी केस वेस में या पुलिस केस वगैरह में, जब कोई भी मृत शरीर है ना उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए है ना, या मार्चरी वगैरह में मृत शरीर को यदि लंबे समय तक संरक्षित करना है तो इसमें जो है ना फॉर्मेलिन विलियन का जो है हम लोग यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेलिन विलियन क्या होता है, जब भी डेड बॉडी है उसको यदि लंबे समय तक संरक्षित करना है तो फॉर्मेलिन विलियन का यूज़ करते हैं। अब ये फॉर्मेलिन विलियन कैसे बनेगा, जो फॉर्मेल्डिहाइड और एथेनॉल का 40% जली विलियन है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड और एथेनॉल का कितना है, 40% जली विलियन कहलाता है। इसका फॉर्मूला बताया हुआ है ना, SCHO C2H5OH और वाटर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक, तो फॉर्मेलिन क्या होता है बोलने से मृत शरीर को संरक्षित लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए फॉर्मेलिन विलियन का यूज़ करते हैं, जो फॉर्मेल्डिहाइड और एथेनॉल का 40% जली विलियन है। उसके बाद देखोगे बेंजीन है ना, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6 है ना, C6H6। बेंजीन के बारे में पहला चीज़, ये जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जो हम लोग कपड़ों में देखे होंगे कुछ सब मतलब कुछ ऐसे सब्जी वब्जी या कुछ चीज़ें लग जाता है, जनरली वॉश से नहीं निकलता है, तो हम लोग क्या के लिए देते हैं, ड्राई क्लीन के देते हैं। तो बेंजीन जो है जल में अघुलनशील होता है और जनरली इसका यूज़ कहाँ करते हैं बोले से, ड्राई क्लीन में करते हैं। ठीक, बेंजीन जो है सभी वलय वाले यौगिकों का जन्मदाता है। ठीक है, एरोमेटिक का जन्मदाता है। फिर जो कार्बन याद रखोगे, कार्बन जो है ना कीटोन समूह से बनने वाला यौगिक क्या है, एसीटोन है ना, एसीटोन। एसीटोन के बारे में बस इसका यूज याद रखोगे, कार्बन और कीटोन समूह से बनने वाला यौगिक क्या है बोले से, कार्बन और कीटोन समूह से बनने वाला यौगिक एसीटोन है। एसीटोन को काहे के लिए यूज करते हैं, पहला चीज जो हाथ में जो है नखून में जो है नेल वगैरह नेल पेंट वगैरह लगाते हैं, इस नेल पेंट को हटाना है ना, तो नेल पेंट को हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एसीटोन का यूज करते हैं। दूसरा, यदि पेंट है ना, घर में पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं और पेंट को यदि आपको पतला करना है ना, पेंट को पतला करना है तो इसमें यूज का किया जाता है। ठीक, तो एसीटोन का यूज जो है सबसे पहली बात नेल पेंट को हटाने में, और दूसरा एसीटेन का उपयोग जो है पेंट को पतला करने में भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखोगे अगला जो है कुछ की पॉइंट देखोगे तो मच्छर मारने है ना, मच्छर और एक चूहा, दो चीज़ याद रखोगे। मच्छर मारने है ना, जब मच्छर मारना है, M लिखा हो ना, मच्छर मारने में जो है ना, जो मच्छर मारने की दवा में जो पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है बोलने से, पायरेथ्रिन है ना, पायरेथ्रिन। मच्छर मारने की दवा में जो पाया जाने वाला जो है यौगिक कौन सा है बोलने से, पायरेथ्रिन। और दूसरा चूहा मारने है ना, चूहा मारने में याद रखोगे, चूहा मारने में जिंक फॉस्फाइड है ना, जिंक फॉस्फाइड का यूज करते हैं। ठीक, तो मच्छर मारने में याद रखोगे पायरेथ्रिन, और चूहा मारने की दवा में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा बोलते हैं, जिंक फॉस्फेट। उसके बाद जो है ना, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है SSC वगैरह पेपर में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है ना कौन सी गैस का यूज़ किया गया, मस्टर्ड गैस का। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में याद रखोगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है ना कैल्साइड है ना, कैल्साइड गैस का यूज़ किया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है आपका 1914 से 19 के बीच हुआ रहा, तो इसमें जो है ना मस्टर्ड गैस का यूज़ किया गया। और दूसरा जो है आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसमें कैल्साइड गैस का यूज़ किया गया। उसके बाद जो है एक तो होता है कृत्रिम वर्षा और एक रहता है कृत्रिम धुआं। जो शादी पार्टी रिसेप्शन वगैरह में देखोगे जो फॉग रहता है, आर्टिफिशियली फॉग रहता है, उसमें याद रखोगे उसका जो है ना कृत्रिम धुआं कैसे होता है बोलने से, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना। और वही चीज़ है ना कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन जो है ये किसके वजह से होता है बोलने से, सिल्वर आयोडाइड है ना, AgI, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। तो कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड और कृत्रिम धुआं जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया का फॉर्मूला NH4 है और OH जो है हाइड्रोक्साइड है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कृत्रिम धुआं, ठीक है, और कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। उसके बाद जो काला नमक, इसका टेबल सॉल्ट वगैरह के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें मेन कंपोनेंट NaCl, उसके NaCl के साथ जो है Na2SO4, फिर Fe2SO4 और H2S, ये जो है इसके मेन कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद देखोगे कार्बनिक यौगिक है ना, कार्बनिक यौगिक है ना, कार्बन के कंपाउंड देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो है कार्बन के यौगिक को जो है ना 3 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। सबसे पहले एक पार्ट रहता है अम्ल, दूसरा रहता है क्षार जिसको बेस बोलते हैं, और तीसरा रहता है सॉल्ट, ABS के नाम से जाना जाता है। तो कार्बन यौगिक को जो है कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट में। एक तो अम्ल हो गया, दूसरा क्षार हो गया, और तीसरा जो है लवण। ठीक है, अम्ल प्लस क्षार के मिलने से बनता है जनरली। ठीक है, अम्ल देखोगे, अम्ल कैसा होता है भाई? अम्ल का पहली बात है ना, जो हमारा pH स्केल रहेगा, pH स्केल में 1 से लेकर 14 तक रहता है, और 7
का जो पार्ट रहता है मैं बताया ये उदासीन या न्यूट्रल रहता है, इसके पीछे 6.9 से लेके 1 तक ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये एसिडिक नेचर कहलाएगा ना। पीएच स्केल में जो है 6.9 से लेके 0 से लेके 6.9 के बीच का जो है ना पार्ट क्या कहलाएगा, एसिडिक नेचर है ना, अम्लीय प्रकृति का रहेगा। और 7.1 से लेके 14 तक का जो है ना प्रकृति कैसा रहेगा, उन्हें क्षारीय प्रकृति रहेगा। वही चीज़ बताया। तो अम्ल क्या होता है भाई, पहली बात चीज़ें, अम्ल जो है स्वाद में इकट्ठे होते हैं। दूसरा, इसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है, 7 जो है बराबर रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ना तो अम्ल रहेगा ना क्षार रहेगा, ठीक है। तो 6.9 से लेके 0 तक बोल लो, या 0 से 6.9 के बीच, ठीक है। जितना देखो अम्ल, ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये 7 है, ये न्यूट्रल है। देखो यदि 0 से लेके या 1 से लेके 3 तक मान लो, ठीक है, 1 से 3 तक है ना, इधर में ये स्ट्रॉन्ग जो है एसिड रहेगा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग अम्ल रहेगा। फिर वही 3-4 से लेके 7 तक रहेगा, ये वीक एसिड रहेगा। वही चीज़ 7 से लेके 10 तक देखोगे, ये वीक क्षार रहेगा ना, वीक बेस रहेगा। और 10 से लेके जो 14, 10-11 से लेके 14 तक रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। तो मतलब अम्ल जो है जितना पीछे तरफ जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्षार जो है जितना आगे तरफ जाओगे उतना जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो अम्ल के बारे में पहली बात देखो, 2-3 चीज़ याद रखना। अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, इसका पीएच मान 7 से कम रहेगा। तीसरा चीज याद रखोगे टेक्निकल टर्म में, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जलीय विलयन है, जल का जो विलयन रहता है उसमें H+ आयन या H3O+ आयन जो है ना, इसको बोलते हैं H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, या H3O+ आयन मतलब इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम है, या हाइड्रोक्सिड या हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। H3O+ आयन देते हैं मतलब हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है, टेक्निकल टर्म में। तो अम्ल स्वाद में खट्टे रहेंगे, पीएच मान 7 से कम रहेगा। ऐसे कार्बन की यौगिक जो H+ आयन या हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन है ना, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला याद रखोगे H3O, इसमें एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा रहता है। देखो नॉर्मल जो वाटर रहता है H2O रहता है, यदि वाटर में एक हाइड्रोजन और जुड़ जाए ना तो ये बन जाएगा H3O, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम है ना। तो H3O+ आयन है ना, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अम्ल जो है जल के साथ अभिक्रिया करके H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल क्या है बोलने से HCl है ना, और जल का फॉर्मूला क्या होता है बोलने से H2O, ठीक है। जल तो HCl है ना, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जो वाटर क्या है H2O है ना, ये दोनों मिलके जो है ये क्या होंगे, H+ आयन और Cl- आयन है ना। H+, देखो जिसके आगे प्लस लगा मतलब वो त्याग करने वाला है, ठीक है, और माइनस लगा तो वो क्या होगा, वो लेने वाला है, ठीक है, लेने वाला या इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए H+ आयन होता है, Cl- आयन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अम्लों के जो है ना प्राकृतिक सूचक देखोगे, अम्लों के जो प्राकृतिक सूचक जो है लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर जो है, जो अम्ल क्या करता है, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को किस में चेंज करता है, या अम्ल की सहायता जो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज होता है बोलने से रेड में चेंज होता है, ठीक है। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को किस में चेंज करता है, लाल लिटमस में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखोगे अम्लों के जो है ना कृत्रिम सूचक देखोगे जो आर्टिफिशियली इंडिकेटर है ना, ये नेचुरली बोल सकते हैं। तो लिटमस पेपर जो है जनरली जो है ना, लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है बोले से, लिटमस पेपर का कलर जो है बैगनी होता है, ठीक है। नेचुरल रंग जो है ना लिटमस पेपर क्या करता है, जो नीला लिटमस रहेगा वो अम्ल की सहायता से किस में चेंज हो जाएगा, लाल में, ठीक है। और जो ये मैं बताऊं ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल रूप है ना, तो मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल को किस में चेंज कर देता है, अम्ल को जो है लाल रंग में चेंज कर देता है। और फिनप्थलीन जो है ना, फिनप्थलीन जो है कोई भी रंग में बदलाव नहीं करता है, ठीक है, कोई भी रंग में बदलाव नहीं करता। उसके बाद जो लिटमस पेपर देखोगे, लिटमस पेपर का पूछेगा यदि प्राकृतिक कलर क्या होता है बोलने से, प्राकृतिक कलर बैगनी होता है, ठीक है। उसके बाद जो लिटमस पेपर है ना किससे बनता है बोलने से, लाइकेन नामक पौधे से बनता है ना, थैलापाटा से बने होता है। तो जनरली ये पौधा नहीं रहता है, ये जो है एक शैवाल रहता है, और उसके बाद जो है शैवाल और जो कवक रहते हैं ना, शैवाल और कवक रहते हैं, इन दोनों जो है साझेदारी में रहते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, या इसी को बोलते हैं सहजीवन संबंध। तो लिटमस पेपर सबसे पहले लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, और जो लाइकेन जो है, जो लाइकेन कैसे बनता है बोलने से, शैवाल और जो कवक रहते हैं दोनों के दोनों जो है सहजीवन मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। एक उसको ना फूड प्रोवाइड करेगा, दूसरा उसको वाटर मिनरल या प्लेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एक उसको स्थान जगह देगा, दूसरा उसको खाना देगा, दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं, ठीक है। तो जो देखोगे तो ये फिर जो लिटमस पेपर जो है लाइकेन नामक पौधे से बना होता है, जो शैवाल और कवक जो है सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। उसके बाद जो है इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, सबसे पहले जो है ना फिट्स दवाई के निर्माण में जो है लाइकेन का यूज़ किया जाता है। लाइकेन के बारे में दूसरा, ये वायु प्रदूषण का सूचक पादक भी है, ठीक है, वायु प्रदूषण का इंडिकेटर भी है, ठीक है, वायु प्रदूषण को मापने में इसको यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखोगे, ये कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो अम्ल के बारे में हम लोग देख रहे थे, कार्बन के कंपाउंड के बारे में। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग अम्ल देखे, अम्ल की प्रकृति देखे, स्वाद में खट्टे होते
होते हैं, पीएच मान 7 से कम होगा, ऐसे कार्बन की होगी जो H+ आयन या H3O+ आयन जो देते हैं ना, H आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, H3O आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके प्राकृतिक सूचक जो लिटमस पेपर क्या करता है, अम्ल को जो है ना लाल लिटमस से नीले लिटमस को किस में चेंज कर देता है, लाल लिटमस में चेंज कर देता है। और जो मिथाइल ऑरेंज जो है वो अम्ल की सहायता से जो है लाल रंग में चेंज हो जाता है, और फिनप्थलीन जो है कोई चेंजेस नहीं करता। उसके बाद लिटमस पेपर बताया है ना, इसका जनरली कलर जो है नेचुरल कलर बैगनी रहता है, और जो है ना ये लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। लाइकेन पौधा में जो शैवाल और कवक रहेंगे, सहजीवन है ना, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, एक उसको फूड प्रोवाइड करेगा, दूसरा वाला उसको प्लेस देगा, मिनरल देगा, ऐसे करके दोनों सहजीवन संबंध में रहते हैं। उसके बाद लाइकेन का यूज जो है फिट्स है ना, मिर्गी के दवाई में यूज करते हैं, और लाइकेन का जो है ना एक वायु प्रदूषण सूचक भी है, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब आसानी से विद्युत को फ्लो करने देते हैं, क्योंकि ये विद्युत अपघट्य है ना, विद्युत में अपघटन होते हैं, इसके जो एलिमेंट अलग अलग पार्ट में हो जाते हैं, जनरली जो है ना विद्युत के सुचालक या चालन करने के लिए अनुमति देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे अम्ल और क्षार के लिए जो है पीएच सिद्धांत में बताया था, पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी बोलने से सोरेनसन ने की थी, ठीक है। तो पीएच स्केल की जो खोज है ना सोरेनसन साहब ने किया था, कब किया था बोलने से 1931 में। 1 से लेकर 14 तक रहेगा, 7 वाला न्यूट्रल रहेगा, इधर जो है आपका एसिडिक नेचर रहेगा, अम्लीय प्रकृति का रहेगा, और इस तरफ रहेगा क्षारीय प्रकृति। यही सब चीज़ों के बारे में बताया। तो अम्ल और क्षार के लिए सिद्धांत देखोगे, पीएच स्केल की खोज जो है सोरेनसन साहब के द्वारा किया गया। यही देखो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका अम्लीय माध्यम रहेगा, और मैं बताया जितना इस तरफ जाओगे ये स्ट्रॉन्ग अम्ल रहेगा ना, और यहाँ से यहाँ देखोगे ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। हिंदी में एसिड बोलते हैं, उसको क्षार को बेस बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये कार्बन का ऐसे कंपाउंड है जो H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिन आयन जो है ये देते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव में रहता है, ये पॉजिटिव में रहते हैं, मतलब इन लोग त्याग करने वाले, उन लोग लेने वाले हैं, ठीक। उसके बाद देखोगे जो अम्लीय माध्यम बता चुका हूं मैं, अब इसमें भी देखोगे कौन कौन से प्रबल अम्ल है ना, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, जिसका पीएच मान कम होता जाएगा वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे, सबसे पहले HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद है H2SO4, H2SO4 का फुल फॉर्म क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसी को अम्लों का राजा भी बोलते हैं, ठीक है, H2SO4। उसके बाद HCl हो गया, उसके बाद है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। हर एग्जाम में आप लोग देखोगे कोई ना कोई जो है सेंट्रल लेवल का भी जो एग्जाम वगैरह रहते हैं, यहाँ से जो है ना क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो प्रबल अम्ल कौन कौन से, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, और HNO3 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो दुर्बल अम्ल रहेंगे ना, जनरली दुर्बल अम्ल कोई जो है हम लोग खाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से रहेंगे, जिसका पीएच मान 3 से लेकर 6.9 तक रहेगा, जिसमें कौन कौन से रहेंगे जिसको हम लोग खाने के लिए यूज कर सकते हैं, जनरली ऑक्जेलिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, और एसिटिक एसिड हो गया। वही चीज क्षार देखोगे, क्षार जो है 7 से लेकर लगभग 10 तक रहेगा, वही 7.1 से लेकर 10 तक रहेगा, ये वीक बेस रहेंगे ना, वीक रहेंगे, और 10 के बाद से लेकर जो 14 रहेगा ये जो है स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है ना, सबसे पहले NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो जो दुर्बल अम्ल रहेंगे यही जो है दुर्बल अम्ल मतलब ये ऑक्जेलिक, टार्टरिक और एसिटिक अम्ल, ये सब जो है खाने योग्य रहते हैं। उसके बाद जो है अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार देखोगे, सबसे पहला जो है ऑक्सी अम्ल है ना, ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल का मतलब क्या होता है, ऑक्सी मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे अम्ल जिसमें जो है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों तत्व उपस्थित हो, ठीक है। ऑक्सी अम्लों का मतलब क्या है, जिसमें हाइड्रोजन रहेगा, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, है ना, इसी के कंपाउंड रहेंगे, एलिमेंट रहेंगे। तो ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों तत्व उपस्थित हो उसको ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे एक तो देखे हम लोग नाइट्रिक अम्ल देखे, दूसरा अभी ऊपर देखे थे स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल देखे। उसके बाद जो है ना एक तो है H3PO3, H3PO4, देखो PO3 क्या है, फॉस्फर अम्ल, PO4 क्या रहेगा, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, फॉस्फर अम्ल ये फास्फोरिक अम्ल। उसके बाद BO3 क्या रहेगा, बोरिक अम्ल, ठीक है। दो तीन चीजें याद रखना है, एक तो हम लोग पहले देख लिए सल्फ्यूरिक अम्ल देख लिए, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल देख लिए, यहाँ HCl नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है PO3 रहेगा वो फॉस्फर अम्ल रहेगा, PO4 रहेगा फॉस्फोरिक अम्ल रहेगा, उसके बाद BO3 रहेगा वो बोरिक अम्ल रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रो अम्ल, हाइड्रो में क्या रहेगा, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थे। और हाइड्रो अम्ल में क्या होगा, हाइड्रो अम्ल में
हाइड्रोजन जो हाइड्रो अम्ल में क्या होगा, ऑक्सीजन अनुपस्थित हो तथा हाइड्रोजन परमाणु किसी हेलोजन तत्व ना हेलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ, ठीक है, हेलोजन एलिमेंट से। जैसे वही कौन कौन सा हेलोजन एलिमेंट बताया था, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब चीज़ें जो मैं बताया था, ठीक है। तो हाइड्रो अम्ल ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होता है और हाइड्रोजन परमाणु जो है हेलोजन ग्रुप से या हेलोजन तत्व से जो है जुड़ा रहता है। तो कौन कौन से अभी हम लोग देखे, HCl देखे, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद HBr है ना, तो हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, उसके बाद है F है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, उसके बाद है HCN है हाइड्रोसाइनाइड, इसको नाम से आता है। उसके बाद खनिज अम्ल, खनिज अम्ल में क्या होगा, खनिज अम्ल में ऐसे अम्ल जिसमें कार्बन अनुपस्थित हो, ठीक है, कार्बन अनुपस्थित हो उसको बोलते हैं खनिज अम्ल। जैसे HCl हो गया, HI हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, PO4 है ना, ये जो है H3PO4, ये सब जो है हमारे खनिज अम्ल हैं। उसके बाद प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल मतलब जिसका जो मान रहेगा pH स्कोर में 0 से लेकर 3 तक रहेगा, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल हो गया, उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद दुर्बल अम्ल जो खाने के योग्य रहता है, हम लोग बताया था मैं, ऑक्जेलिक हो गया, फिर कार्बोनिक हो गया और एसिटिक हो गया। ये सब जो चीज़ें हैं ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण। उसके बाद देखोगे अम्ल और क्षार के सिद्धांत है ना, अलग अलग जो है वैज्ञानिक लोग अलग अलग हिसाब से दिए। सबसे पहले याद रखोगे अम्ल और क्षार के सिद्धांत में सबसे पहले आर्हेनियस का सिद्धांत है ना। आर्हेनियस का सिद्धांत क्या बोलता है, अम्ल जो है जल से अभिक्रिया करके H+ या H+ मतलब हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन त्याग करता है, ठीक है। उसके बाद क्षार जो है जल से अभिक्रिया करके OH आयन जो है हाइड्रोक्साइड आयन जो है इसका ग्रहण करता है, ठीक है। ये H+ आयन या H3O+ आयन त्याग करता है और क्षार जो है जल से अभिक्रिया करके OH- आयन को लेता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे ब्रॉन्स्टेड और लारी का सिद्धांत है ना, अलग अलग वैज्ञानिक लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट देंगे, है ना। ये H+ आयन या OH- बताएंगे। ब्रॉन्स्टेड लारी क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड तथा लारी का सिद्धांत ये बोलते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, ऐसे रासायनिक यौगिक जो जल में है ना, वाटर में प्रोटॉन का त्याग करते हैं, ठीक है। देखो त्याग करते हैं, जो भी प्लस वाले रहेंगे उन लोग त्याग वाले रहेंगे। तो ऐसे रासायनिक केमिकल कंपाउंड जो जल में प्रोटॉन का त्याग करते हैं, है ना, अम्ल या ब्रॉन्स्टेड लारी अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl हो गया, है ना, HCl जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बनेगा, H+ और Cl-, ठीक है। तो ऐसे जो है रासायनिक यौगिक जो जल में प्रोटॉन का त्याग करते हैं, है ना, तो अम्ल या ब्रॉन्स्टेड लारी अम्ल कहलाते हैं। क्षार क्या होगा, ऐसे रासायनिक यौगिक जो जलीय विलयन में प्रोटॉन को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, क्षार या ब्रॉन्स्टेड लारी क्षार कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगले वैज्ञानिक रहे जिनका नाम था लुईस सिद्धांत, तो लुईस सिद्धांत ये बोलते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, वे होते हैं जो साझे युग में, साझे मतलब जो संयुग मतलब पेयर में जो है ना इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो लुईस के अनुसार जो है अम्ल क्या होते हैं, जो साझे है ना, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं और वो साझे युग्मित इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, खाली पड़े इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्षार क्या होंगे, देखो ये स्वीकार करेंगे, है ना, और ये क्या करेंगे, त्याग करेंगे। ये बस बात का अपोजिट है, कहने का मतलब वही है। तो क्षार वही होते हैं जो साझे युग्मित इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, ठीक है, वो स्वीकार करते हैं, ये त्याग करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल याद रखोगे, लुईस अम्ल के एग्जाम्पल एक तो हो गया हाइड्रोजन और इसके क्षार के उदाहरण जो है अमोनिया, ठीक है। ये दोनों उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 3 सिद्धांत है, एक तो आर्हेनियस का सिद्धांत, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड लारी का सिद्धांत और तीसरा है लुईस का सिद्धांत, ठीक है। आर्हेनियस क्या बोलते हैं, H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं और क्षार जो है जल के साथ अभिक्रिया करके OH- आयन का ग्रहण करते हैं। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लारी याद रखोगे, जो जल में प्रोटॉन का त्याग करते हैं, और जो क्षार क्या है, जो प्रोटॉन को जलीय विलयन में प्रोटॉन को स्वीकार करते हैं, ठीक है। फिर लुईस सिद्धांत हो गया, इसके एग्जाम्पल वगैरह देख लिए, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग कल जो है देखेंगे संलग्न अम्ल और संलग्न मतलब कंपाउंड है ना, कंबाइंड बोल सकते हैं, संलग्न अम्ल और संलग्न क्षार क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो है हम लोग इतना रखते हैं। आपको क्लास कैसा लगा जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे, है ना। और कुछ जो भी आपको डाउट वगैरह रहता है या किसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।